Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 8 and subject is science, and this is the first chapter of science, crop production and management. फसल उत्पादन और प्रबंधन. In the previous video of this chapter we had studied about the introduction of agriculture and we learned how did agriculture start. We also discussed modern agriculture. We also learnt crops and their classification. And in this video we shall learn some more points regarding agriculture, and let's start with the crops based on season. The classification of crops based on season. मौसम के अनुसार फसल का वर्गीकरण. Most crops grow well only in a particular season. अधिकतर फसल एक विशेष मौसम में ही अच्छे तरीके से बढ़ पाते हैं. एंड बेस्ड ऑन द सीजन क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. मौसम के अनुसार फसलों के दो प्रकार हैं, समर क्रॉप्स एंड विंटर क्रॉप्स. समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. समर क्रॉप्स को ही खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है और विंटर क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट समर क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप्स and winter crops are rabi crops. Let's define kharif crops. They are grown in the summer between June and July and harvested by September or October. खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं जून जुलाई में उनको बोया जाता है, उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उनको हार्वेस्ट किया जाता है यानी काट लिया जाता है. एग्जाम्पल राइस, ग्राउंडनट, मेज, कॉटन, पल्सेस आर सम कॉमन खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं? दे आर ग्रोन इन द विंटर बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर. रबी क्रॉप्स को अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है यानी बोया जाता है. एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल. और नेक्स्ट सीजन उसी आने वाले सीजन में मार्च और अप्रैल में उनको काट लिया जाता है. अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है और आने वाले मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है. ऐसे फसल को विंटर क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स बोलते हैं. एग्जाम्पल व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, पोटैटो, पीज etc. दे आर रबी क्रॉप्स. नाउ क्रॉप्स बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल. जीवन चक्र के आधार पे फसलों का वर्गीकरण. Based on the time taken to complete their life cycle, crops are divided into three categories: annuals, biennials, perennials. जीवन फसलों के जीवन चक्र के आधार पे अगर उसके आधार पे फसलों का वर्गीकरण किया जाए तो उसके तीन कैटेगरी हैं. एनुअल्स एक मौसमी फसल, बाइएनियल्स द्विमौसमी फसल, पेरेनियल्स बहुमौसमी फसल. पेरेनियल्स को बहुवर्षीय फसल भी कहा जाता है, बाइएनियल्स को द्विवर्षीय फसल भी कहा जाता है या दो मौसमी फसल. एनुअल्स. व्हाट आर एनुअल्स? क्रॉप्स दैट टेक वन ग्रोइंग सीजन टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल आर कॉल्ड एनुअल्स. ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए सिर्फ एक मौसम का समय लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एनुअल्स आर व्हीट, राइस एंड कॉर्न. एग्जाम्पल हैं गेहूँ, धान और मक्का. जितने भी खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं सारे एनुअल्स हैं. जितने भी खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं ऑल आर एनुअल्स. बाइएनियल्स. दीज क्रॉप्स टेक 2 ग्रोइंग सीजन्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. ऐसे फसल अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 सीजन यानी 2 मौसम की आवश्यकता उनको होती है. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स. पहले साल में या पहले मौसम में वो क्या करते हैं? अपने रूट में, अपनी जड़ों में पौधों को अपने जड़ों में भोजन और पोषक तत्वों को एकत्रित करते हैं. द एनर्जी इन दिस फूड इन देन यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स इन द सेकेंड ईयर. और दूसरे साल में, पहले साल में जो भोजन उन्होंने एकत्र किया था जड़ में, दूसरे साल में उसी भोजन का उपयोग वो पौधों को बढ़ाने में, फल उत्पादन करने में या बीज के उत्पादन में करते हैं. एग्जाम्पल कैरोट्स. ऐसे फसलों को द्विमौसमी फसल या बाइएनियल्स कहा जाता है. पेरेनियल्स.
बहुमौसमी फसल। दीज प्लांट्स लिव फॉर मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन्स एंड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सीड्स। ऐसे फसल जो होते हैं वो 2 मौसम से ज़्यादा या 2 मौसम से ज़्यादा या 2 वर्षों से भी ज़्यादा वो रहते हैं और वो लगातार फसल का फल का या बीज का उत्पादन करते रहते हैं, जैसे एप्पल, बनाना आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेरेनियल्स। So this was the classification of crops based on life cycle. And now next topic is agricultural practice. Agricultural practices, कृषि कार्य। With the recent progress made in agriculture, farmers have learned to cultivate crops in systematic way. हाल के वर्षों में जो कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है, इससे किसानों ने फसलों का उत्पादन अत्यंत ही सिस्टमेटिक वे यानी व्यवस्थित तरीके से करना शुरू कर दिया है। द टास्क दैट ए फार्मर कैरीज आउट टू कल्टिवेट क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वह कार्य जो कोई भी किसान अपने फसलों के उत्पादन के लिए करता है उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि कार्य कहते हैं। द टास्क दैट ए फार्मर कैरीज आउट टू कल्टिवेट क्रॉप्स आर कॉल्ड agricultural practices. They are listed below. There are 9 agricultural practices. 9 कृषि कार्य होते हैं। जब आप फसल लगाते हैं उससे लगाने से लेके उसके कटाई और उसके स्टोरेज तक there are 9 processes. There are 9 practices. The first practice is the preparation of soil. मिट्टी की तैयारी। Second practice is the selection and sowing of seeds. बीजों का चयन और बीजों की बुआई। थर्ड प्रैक्टिस इज मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग मतलब खाद डालना। फोर्थ इज इरिगेशन, सिंचाई। फिफ्थ इज वीडिंग, खरपतवार का नियंत्रण। सिक्स्थ इज द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की सुरक्षा। सेवेंथ इज हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई। एट्थ इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग, फसलों की दवाई और ओसाई। एंड नाइन्थ इज स्टोरेज, फसलों का भंडारण। दीज आर 9 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट ए फार्मर हैज़ टू डू while cultivating the crops. We shall study all these agricultural practices in details. The first agricultural practice, the preparation of soil, मिट्टी की तैयारी। How is soil prepared? Soil is the natural medium in which plants grow. मिट्टी ही वह प्राकृतिक माध्यम है जहां पौधे उगते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कल्टीवेशन। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन बाय प्लॉइंग एंड लेवलिंग। फसलों के उत्पादन के लिए मिट्टी को 2 प्रकार से तैयार किया जाता है, प्लॉइंग जुताई करके एंड लेवलिंग जुताई के बाद समतलीकरण करके। तो जुताई कैसे किया जाता है? प्लॉइंग और टिलिंग, जुताई या कुड़ाई, इज डन विद ए प्लॉ। यह एक प्लॉ के द्वारा यानी हल के द्वारा इसको किया जाता है। हल आपने जरूर देखा होगा। द प्लॉ हेल्प्स टू टर्न ओवर द सॉइल एंड टू मेक फ्यूरोज इन ग्रुप्स टू प्लांट सीड्स। प्लॉ यानी कि हल का प्रयोग मिट्टी को पलटने में किया जाता है। मिट्टी के अंदर प्लॉ को डाला जाता है, फोर्स लगा के मिट्टी को उखाड़ के पलट दिया जाता है और उससे फ्यूरोज और ग्रुप्स बनते हैं। फ्यूरोज मतलब लीक, जो हल चलाने से एक लीक बनती है, एक लकीर बनती जाती है, उसको फ्यूरोज बोलते हैं। या ग्रुप्स यानी जो खांचा बनता है। सो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूरोज एंड ग्रुप्स? लेट्स स्टडी। दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लॉ। ये प्लॉ है, हल है। इसको ये मेन हल ये है जो ज़मीन के अंदर जाता है। इसको इस पोर्शन को फार्मर किसान हाथ से पकड़ता है और इस पोर्शन को किसी बैल के गले में बांध दिया जाता है या कोई जानवर जो अवेलेबल होता है उसके गले में बांधा जाता है। ये ट्रेडिशनल प्लॉ है, पारंपरिक हल है ये। सो ए प्लॉ कैन बी पुल्ड बाय बुलॉक्स और बाय एनिमल्स लाइक हॉर्सेस। हल को या तो कोई बैल के द्वारा खींचा जाता है या घोड़ों या किसी अन्य जानवर के द्वारा। नाउअडेज प्लॉइंग इज डन विद ट्रैक्टर ड्रिवेन कल्टीवेटर। आज के समय में ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले कल्टीवेटर से प्लॉइंग की जाती है, ज़मीन की जुताई की जाती है। विच सेव्स टाइम एंड लेबर।
जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। प्लॉइंग लूजेंस सॉइल, जुताई से मिट्टी ढीली होती है। और मिट्टी लूजनिंग सॉइल, मिट्टी ढीली होने से क्या होता है, इट अलाउज रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। मिट्टी ढीला अगर नहीं होगा तो जड़ यानी रूट्स जो हैं वो ईजिली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। मिट्टी के ढीले होने से जो पौधे के जड़ होते हैं उन तक हवा पहुंचती है और वो श्वसन आसानी से कर सकते हैं। हेल्प्स रूट्स टू ग्रो डीपर इनटू सॉइल, मिट्टी के लूज होने से, मिट्टी के ढीले होने से जो पौधों की जड़ें होती हैं वो ज़मीन में गहराई तक जा सकती हैं। अगर मिट्टी टाइट हो तो ये रूट्स दे विल नॉट ग्रो डीपर इनटू द सॉइल, वो सॉइल में डीपर नहीं जा सकती हैं। द लूजनिंग ऑफ सॉइल इनेबल्स फर्टिलाइजर्स टू मिक्स यूनिफॉर्मली विद द सॉइल। जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो ये फर्टिलाइजर्स को यानी उर्वरक को मिट्टी में एक समान रूप से मिक्स होने में, मिश्रित होने में सहायता करती हैं। इससे पौधे का विकास तेजी से होता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल इंकरेजेस ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवर्म्स, मिलीपीड्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई टू इंक्रीज इन नंबर। अगर मिट्टी ढीली होती है तो ये बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं जिनको बढ़ने में, जिनकी संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे अर्थवर्म्स यानी केंचुए, मिलीपीड्स गोजर, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, फंजाई फफूंदी, ये सारे पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी, यूज़फुल होते हैं। इसलिए इनकी संख्या बढ़ाने के लिए द लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड। सो द लूजनिंग ऑफ सॉइल हैज़ 4 बेनिफिट्स. It allows root to breathe easily. It helps roots to grow deeper into the soil. It enables fertilizers to mix uniformly with the soil. It encourages organisms such as earthworms, millipedes, bacteria and fungi to increase in number. So these organisms are very important for the soil. Which organisms? Earthworms, millipedes, bacteria and fungi are very important for the soil. Earthworms are known as friends of the farmer. अर्थवर्म को, केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। Why? क्यों? They ensure aeration of the soil. वे मिट्टी में हवा की मात्रा प्रवेश करने को सुनिश्चित करते हैं। अगर मिट्टी में एरेशन नहीं होगा तो पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, जड़ों तक एयर नहीं पहुंच पाएगा, ये पौधे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए aeration is very essential for the better growth of plant and earthworms ensure aeration. Plants and animals waste and dead organisms also help in manuring the soil. मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में पौधे और जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ और मरे हुए जानवर या सूखे हुए सड़े हुए पौधे, उनसे जो मैन्यूर बनता है वो मिट्टी के मैन्यूरिंग कैपेसिटी को यानी कि मिट्टी के उर्वरा क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए खेतों में बहुत बार पौधों को काट कर छोड़ दिया जाता है ताकि वो सूख के सड़ के खेत में ही मिल जाते हैं। सो नाउ स्टार्ट फॉर लेवलिंग. व्हाट इज लेवलिंग? लेवलिंग मतलब समतलीकरण. आफ्टर प्लॉइंग द फील्ड इज लेवल्ड यूजिंग द वुडन और एन आयरन लेवलर. जुताई के बाद मिट्टी का समतलीकरण किया जाता है. इसके लिए वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ या आयरन का समतलीकरण एक यंत्र होता है, उसका उपयोग किया जाता है. ये देखिए ट्रैक्टर के पीछे ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये समतलीकरण करने वाला ये लेवलर है. यहाँ पे स्टील आयरन की जगह पे एक लकड़ी का एक लंबा सा लॉग लगा दिया जाता है, कुंदा लगा दिया जाता है, उससे भी लेवलिंग होती है. तो लेवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेवलिंग द फील्ड प्रिवेंट्स द लूज सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड बाय विंड और वाटर. लेवलिंग कर देने से क्या फ़ायदा होता है? तो जो लूज सॉइल होते हैं, जुताई के बाद जो लूज सॉइल यानी कि जो ढीली मिट्टी बच जाती है, वो विंड और वाटर हवा और पानी के द्वारा उसको बहाया नहीं जा सकता है. इसलिए लेवलिंग इज़ वेरी इसेंशियल. इट ऑल्सो इंश्योर्स यूनिफॉर्म इरीगेशन. इससे एक समान सिंचाई भी सुनिश्चित की जा सकती है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस, द सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. द सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों का चयन और बीजों की बुआई. सीड्स सेलेक्टेड फॉर सोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, हेल्दी, वायबल.
जो बुआई के लिए बीजों का चयन किया जाता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, वह स्वस्थ होना चाहिए और वो वायबल होना चाहिए। वायबल मतलब उससे पौधे में अंकुरण, बीज का अंकुरण होने की कैपेसिटी, क्षमता उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शंस, और बीजों को संक्रमण से मुक्त भी होना चाहिए। अगर बीजे जो हैं वो संक्रमण हैं, इन्फेक्टेड सीड्स हैं, तो उससे जर्मिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा। एडिक्वेट केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग सीड्स, बीजों को लगाते समय पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? सीड्स मस्ट बी प्लांटेड एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल, बीजों को ज़मीन में उचित गहराई में बोना चाहिए। इफ़ दे आर प्लांटेड टू डीप, अगर उनको ज़्यादा गहराई में बो दिया गया, दे विल नॉट बी एबल टू रेस्पायर, तो श्वसन नहीं कर पाएंगे। एंड द शूट विल स्ट्रगल टू पुश थ्रू द सॉइल, और उनका जो तना होगा वह मिट्टी को फोड़कर ऊपर निकलने में उसको बहुत कठिनाई होगी। एंड इफ़ दे आर ऑन द सरफेस, इफ़ दे आर ऑन द सरफेस, अगर बीजों को ज़मीन के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, दे विल बी ईटन बाई बर्ड्स, तो चिड़ियों के द्वारा खा लिए जाएंगे। सो सीड्स मस्ट बी प्लांटेड एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल, इसलिए बीजों को पर्याप्त गहराई में ही बोना चाहिए, न तो ज़्यादा गहरा, न ज़मीन के ठीक ऊपर। नेक्स्ट, precautions what should be taken. The soil should have the right amount of water for the seeds to germinate. मिट्टी में जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए ताकि बीजों में अंकुरण हो सके। सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इफ इन ड्राई सॉइल, अगर मिट्टी सूखी हुई है तो वहाँ बीज में अंकुरण नहीं होगा, सीड विल नॉट जर्मिनेट। हाउएवर सीड्स विल ऑल्सो नॉट जर्मिनेट इफ देयर इज एक्सेस वाटर इन द सॉइल, अगर मिट्टी में पानी की अत्यधिक मात्रा है तब भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। सो प्रॉपर केयर शुड बी टेकन। सीड्स शुड बी प्लांटेड एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, बीजों को एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर बोना चाहिए। इफ़ दे आर प्लांटेड टू क्लोज, अगर वो अत्यधिक नज़दीक में बो दिए जाएंगे, दे विल नॉट गेट इनफ सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो उनको पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी, पानी और पोषक तत्व नहीं मिलेगा। प्लांटिंग देम टू फार अपार्ट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ फील्ड स्पेस, अगर उनको बहुत दूर एक दूसरे से बो दिया जाए तो उससे जो ज़मीन है उसकी बर्बादी होती है, ज़मीन के स्थान की बर्बादी होती है। सीड्स आर सोन मैन्युअली बाई ब्रॉडकास्टिंग और बाई यूजिंग सीड ड्रिल्स, बीजों को बोने का काम दो तरीके से होता है, या तो ब्रॉडकास्टिंग करके, उसका छिड़काव करके, या सीड ड्रिल्स के द्वारा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं सीड ड्रिल है, एक तरह की मशीन है। ब्रॉडकास्टिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर द सॉइल सरफेस बाय हैंड। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? बीजों का छिड़काव क्या है? हाथ से बीजों को लेके स्कैटर कर देना, फैला देना, ये स्कैटरिंग है, ये ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स है। एंड सीड ड्रिल्स क्या होते हैं? सीड ड्रिल्स हैव फनल शेप्ड ओपनिंग लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब्स, ये एक्चुअली क्या होते हैं? कीप के आकार की संरचना होती है, और वो कीप के आकार की संरचना लंबी लंबी नलियों से जुड़ी होती है, लगी होती है। दे आर टाइड टू द बैक ऑफ अ प्लॉ एंड सीड्स आर पुट इनटू द फनल, वो एक हल से के पीछे लगे होते हैं, और हल में क्षमा करेंगे, हल के पीछे लगे होते हैं, और जो फनेल होता है, जो कीप की आकार का होता है, कीप आपने देखा होगा जैसे किरासन तेल या कोई लिक्विड डाला जाता है किसी दूसरे बर्तन में, उसको फनेल कहा जाता है। ये इस तरह के शेप का होता है फनेल। तो इसी तरह का शेप एक लंबे ट्यूब से जुड़ा होता है, और ये ट्यूब हल के पीछे लगा होता है, और सीड्स को इसी फनेल में डाला जाता है। द ड्रिल डिपोजिट्स द सीड्स, और ड्रिल मशीन में जो फनेल है उसमें जब सीड डाला जाता है तो ये क्या काम करता है कि ये मशीन को, ये सीड्स को ज़मीन में रेगुलर इंटरवल पर, नियमित अंतराल पर रखता जाता है। द यूज ऑफ सीड ड्रिल्स इंश्योर्स अ मोर एक्यूरेट सोइंग ऑफ सीड्स देन ब्रॉडकास्टिंग, और सीड ड्रिल के उपयोग करने से हाथों के द्वारा बीजों के छिड़काव के अपेक्षा इसमें ज़्यादा सटीकता से, ज़्यादा सूक्ष्मता से बीजों की बुआई हो पाती है, ज़्यादा सटीक तरीके से। समटाइम्स, कभी कभार, फॉर टोमेटो, ऑनियन, चिली, राइस एंड ब्रिंजल प्लांट्स द सीड्स आर प्लांटेड इन ए सीड बेड कॉल्ड नर्सरी, कभी कभार
टमाटर, प्याज, मिर्च, धान और बैगन जैसे पौधों के लिए बीजों को पहले बीजों की क्यारी में उपजाया जाता है और इन बीजों की क्यारी को दीज सीड बेड्स आर कॉल्ड नर्सरी, इनको नर्सरी कहा जाता है। पहले नर्सरी में उनको प्लांट किया जाता है। आफ्टर दे जर्मिनेट एंड ग्रो टू ए सर्टन हाइट दे आर शिफ्टेड टू द फील्ड। जब नर्सरी में पौधे एक उचित ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इसके बाद उनको उखाड़ करके खेतों में लगा दिया जाता है। ग्रोइंग सीड्स in a nursery and shifting seedlings to the field is called transplantation. बीजों को नर्सरी में उगाना और उसको उखाड़ करके खेतों में लगा देना, इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन यानी पौधारोपण या प्रत्यारोपण भी कहते हैं। This helps the farmer to select healthy seedlings and space them properly while planting them. ट्रांसप्लांटेशन से किसानों को इस बात की सहायता मिलती है कि वो हेल्दी सीडलिंग्स यानी जो स्वस्थ बीज पौधे हैं उन्हीं को सेलेक्ट करें, उन्हीं का चयन करें और उनको उचित दूरी पे खेतों में लगाएं। इससे फ़ायदा क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। इससे जो क्रॉप यील्ड है यानी कि फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, इसलिए लोग ट्रांसप्लांटेशन का उपयोग करते हैं। So we studied in this video very important facts: the classification of crops based on season, the classification of crops based on life cycle and agricultural practices. We also studied the preparation of soils. In the next video we shall study the remaining agricultural practices. So you have to watch this video once again and you have to make a notes of the important points which have been discussed in this video, and we shall come to you once again very shortly with the remaining facts of this chapter. Have a nice day. Bye bye.